हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्पिन डीकपलिंग के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूँ कि एनएमआर लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एनएमआर का प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ हम केमिकल शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। और इससे ठीक पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने ये बताया था कि नियर बाय कार्बन पर जो अवेलेबल प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियर स्पिन आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से कपलिंग करके अपना स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो शो करते हैं। या यूं कहिए कि एनएमआर का जो एक स्पेक्ट्रम है उसमें जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल का जो मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर है, उस मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हमने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टैब में शेयर करके रखता हूँ, जिससे कि आप उन्हें क्लिक करके वहाँ उसे देख सकते हो। इस लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, कपलिंग कांस्टेंट एंड स्पिन डीकपलिंग। कपलिंग कांस्टेंट के बारे में आप जानते हो कि जिस प्रकार से मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी दो नियर बाय पीक्स यदि हैं, तो उन दो नियर बाय पीक्स के मध्य की जो दूरी है, जो कि हर्ट्ज के अंदर हम नापते हैं, उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है उस सिग्नल के लिए। So coupling constant, what is coupling constant? Distance between the peaks of multiplet measured in hertz, usually 0 to 18, is called coupling constant। अर्थात यह वही बात है कि किसी मल्टीप्लेट्स के दो नियर बाय पीक्स के बीच की जो दूरी है, जो कि सामान्य रूप से 0 से 18 हर्ट्ज के आसपास होती है, उसे क्या कहा गया है? कपलिंग कांस्टेंट कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कपलिंग कांस्टेंट J है इज ए क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि एक प्रकार का मात्रात्मक आकलन देता है किस चीज का? मैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में। यानी कि जो दो नियर बाय प्रोटॉन्स है जिनके के न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके मध्य कितना मैग्नेटिक इंटरेक्शन हुआ है, उसका मात्रात्मक आकलन क्या है? ये J देता है। जितना अधिक J का वैल्यू है उतना ही अधिक उनके मध्य कपलिंग अच्छा हुआ है। What is important कि that not dependent on the strength of the external field, यानी कि आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कितना भी लगाएं, ये जो कपलिंग कांस्टेंट J है वो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके एक आंतरिक गुण है। मैग्नेटिक फील्ड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, यदि J का मान 8 हर्ट्ज यदि है तो वो वही होगा, चाहे कम हो या ज्यादा फील्ड हो। इंपॉर्टेंट, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम कौन से प्रकार का है। इसे आप इस रेफरेंस में भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम, मान लिया दो हाइड्रोजन एटम है, वो एक ही कार्बन पर है, तो उन्हें हम बोलते हैं जमेनल हाइड्रोजन एटम्स। यदि दो नियर बाय कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम विसेनल यानी कि निकटवर्ती हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। और डबल बॉन्ड पर उपस्थित दो कार्बन पर प्रोटॉन्स होते हैं, वो सिस भी हो सकते हैं और ट्रांस भी हो सकते हैं। तो इन सभी हाइड्रोजन्स की जो न्यूक्लियर स्पिन के इंटरेक्शंस है, उन सबको हम यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट की मदद से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि जी मल्टीप्लेट विद द सेम कपलिंग कांस्टेंट में कम फ्रॉम एडजेसेंट ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज स्प्लिट ईच अदर, यानी कि इसे आप सीधे सीधे सामान्य भाषा में यदि मैं समझाऊं तो मान लीजिए कि एक आपके पास में एक मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl। यदि आपको इसका एनएमआर स्पेक्ट्रम देखना है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि CH3 के बगल में CH2 है, तो CH3 का जो सिग्नल है वो CH2 की वजह से 2+1 यानी कि ट्रिपलेट के तौर पर प्राप्त होगा। तो CH2 का जो स्पेक्ट्रम है उसके बगल में CH3 है, तो 3+1 यानी कि क्वार्टेट, तो CH2 का सिग्नल क्वार्टेट के तौर पर प्राप्त होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि CH2 प्रोटॉन ने CH3 के साथ कपलिंग करके मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर दिया और CH3 ने CH2 के साथ कपलिंग करके मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर दिया। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि दो नियर बाय कार्बन पर जो पड़ोसी प्रोटॉन्स उपस्थित है उन दोनों ने आपस में कपलिंग कर करके अपने अपने मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर दिए। अर्थात दोनों जो निकटवर्ती कार्बन है उन पर उपस्थित जो दोनों प्रोटॉन है उन्होंने क्या किया है? एक दूसरे से कपलिंग करी है, और वो जो कपलिंग है वो उनके मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर में एज ए कपलिंग कांस्टेंट के रूप में प्राप्त होगी, वो सेम होगी। यहां पर इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि यदि कभी भी एनएमआर डाटा में आपको कोई दो सिग्नल के यदि कपलिंग कांस्टेंट सेम मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि वे दोनों अगल बगल में लगे हुए हैं। मान लीजिए कि CH3 का ट्रिपलेट और CH2 के क्वार्टेट के डाटा के साथ में ये लिखा हुआ है कि कपलिंग कांस्टेंट J इज 7.2 हर्ट्ज, तो निश्चित रूप से वो स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CH2 स्ट्रक्चर होगा। तो एक प्रकार के एनएमआर के द्वारा हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ में स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन है वो बना सकते हैं।
स्ट्रक्चरल फीचर्स, ये सब पॉइंट हमने यहाँ पर देखे ही है कि हाँ कपलिंग कांस्टेंट से हमें स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। टिपिकल कपलिंग कांस्टेंट्स, यहाँ एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर मैंने जितने भी जो नॉर्मल कपलिंग कांस्टेंट्स है उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं और ये 3 बॉन्ड कपलिंग है जो कि फ्री रोटेशन है, तो नॉर्मली 7 हर्ट्ज पर है। लेकिन ये क्या है कि ये टाइम एवरेज्ड है, ये जो कपलिंग कांस्टेंट है वो टाइम एवरेज्ड है क्योंकि फ्री रोटेशन अवेलेबल है। हाँ, यदि इनके रोटेशन को किसी भी प्रकार से रोक दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ रोटेशन इज हिंडर्ड बाय रिंग और बल्की ग्रुप, यानी कि कोई भी रिंग लगा दी जाए या बड़ा समूह लगा दिया जाए तो इनका रोटेशन क्या रुक जाएगा, तो दूसरे कपलिंग कांस्टेंट्स भी क्या ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये हमारी एल्कीन है तो सिस प्रोटॉन, तो सिस प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट 10 हर्ट्ज, तो ट्रांस एल्कीन का कपलिंग कांस्टेंट 15 हर्ट्ज। उसी प्रकार से जमेनल प्रोटॉन यदि हैं तो उनका कपलिंग कांस्टेंट कितना, 2। तो आप तीनों प्रोटॉन्स को यहाँ पर क्या आसानी से विभेदित कर सकते हो। तो यदि किसी एनएमआर डाटा में इनके सिग्नल के साथ में यदि इनके अप्रोक्सीमेट जे वैल्यू यदि लिखी हुई है तो आप वहां पता लगा सकते हो कि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो सिस है या ट्रांस है या जमेनल है। और एग्जाम के अंदर ये सिस या ट्रांस को डिफरेंशिएट करने के लिए इस जे वैल्यू का बहुत महत्वपूर्ण, इसका बहुत महत्व है। इसी प्रकार से ऑर्थोबेंजीन के केस में 8 हर्ट्ज है, मेटाबेंजीन के केस में 2 हर्ट्ज है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल है, एलाइलिक प्रोटॉन यदि होते हैं तो उनका कपलिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है, यहाँ पर 6 हर्ट्ज दे रखा है। तो इस प्रकार से कपलिंग कांस्टेंट के बारे में एक सामान्य जानकारी जो कि हमारे 3rd ईयर के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इतना सफिशिएंट है कि वो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है उसे जाने और कपलिंग कांस्टेंट की जो जनरल वैल्यूज है उसे समझे और किस प्रकार से यहाँ पर ये एनएमआर स्पेक्ट्रम में इसका महत्व है। इन्हीं चीजों को यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरली यहाँ पर दिखाया है कि ये फ्री रोटेशन के तौर पर हमारा 3 बॉन्डेड है HAHB का, तो 6 to 8 हर्ट्ज है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन में ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, तो दोनों यदि एक्सियल प्रोटॉन है तो 8 से 14 हर्ट्ज, यदि एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है तो 0 से 5 हर्ट्ज, दोनों इक्वेटोरियल है तो 0 से 5 हर्ट्ज, ट्रांस प्रोटॉन है तो 11 से 18 हर्ट्ज, सिस प्रोटॉन है तो 5 से 10 हर्ट्ज, यदि जेमेनल प्रोटॉन है तो 0 से 5 हर्ट्ज, और यदि ऑर्थो प्रोटॉन्स हैं बेंजीन रिंग के या साइक्लोहेक्सिन के तो कितना है, 8 से 11 हर्ट्ज। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पिन डीकपलिंग को। स्पिन डीकपलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह है कि यदि कोई कार्बन स्केलेटन है तो उस कार्बन स्केलेटन में चूंकि CH3 CH2 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 CH3 यदि इस प्रकार से कोई एक N एल्केन है तो यहाँ पर इतना अधिक आपस में इंटरेक्शन है कि वो जो उनका मल्टीप्ल स्ट्रक्चर है वो क्या कॉम्प्लेक्स नेचर का प्राप्त होता है। तो उसे सिंप्लीफाइड करने के लिए हम क्या इस स्पिन डीकपलिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जिस कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन्स को यदि आप किसी हाई रेडिएशन से इरेडिएट यदि कर देते हो तो उसका जो कपलिंग इफेक्ट है वो नियर बाय प्रोटॉन्स के साथ में कैंसिल हो जाता है। या यूं कहिए कि यदि CH3 CH2 CH3 है तो CH2 को यदि आप इरेडिएट करते हो तो दोनों जो CH3 हैं वो दोनों अपने आप में आइसोलेटेड प्रोटॉन्स के तौर पर काम करेंगे और दोनों की कपलिंग एक दूसरे से नहीं होगी और दोनों ही एज ए सिंगलेट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि आपने एक CH3 को यदि इरेडिएट कर दिया तो अब CH2 का कपलिंग सिर्फ उसके पास में जो बचा हुआ CH3 उससे से होगा, तो उसका जो मल्टीप्ल स्ट्रक्चर है वो क्वार्टेट के तौर पर प्राप्त होगा। तो स्पिन डीकपलिंग का यहाँ पर यह महत्व है। तो इट इज ए पावरफुल टूल फॉर डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करता है, द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स किस कनेक्ट के अंदर उस कंपाउंड के अंदर जुड़े हुए हैं, और असाइनिंग द प्रोटॉन पिक्स, उन प्रोटॉन पिक्स को भी हम आसानी से असाइन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि इरेडिएशन ऑफ वन प्रोटॉन इन ए स्पिन कपल्ड सिस्टम, यानी कि इरेडिएट करते हैं एक प्रोटॉन सिस्टम को जो उसको रिमूव कर देता है कपलिंग इफेक्ट को ऑन द नाइबरिंग प्रोटॉन्स विच इट हैड कपल्ड, यदि ये नहीं होता तो उसके साथ वो कपलिंग करता, तो इरेडिएशन करने के बाद में उसकी कपलिंग नाइबरिंग प्रोटॉन के साथ में क्या समाप्त हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक हमारा कॉमन एग्जांपल है CH3 CH2 C/H2 OH। तो यदि इरेडिएशन नहीं हो यानी कि स्पिन डीकपलिंग यदि हम नहीं करें तो ये CH3 हमारा ट्रिपलेट के तौर पर मिलेगा, ये CH2 हमारा 3 + 2 5 + 1 यानी कि 6 सेक्सटेट के तौर पर मिलेगा और ये CH2 एज ए ट्रिपलेट प्राप्त होगा। लेकिन अब यदि हम स्पिन डीकपलिंग को अप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये आप देख सकते हो कि यदि हम इस CH2 पर इरेडिएशन करें तो इस CH2 की कपलिंग अब यहां नहीं होगी, तो ये CH2 अब इसकी वजह से सिर्फ क्वार्टेट के तौर पर मिलेगा और ये CH3 पर इसका इफेक्ट है सिर्फ, तो ये ट्रिपलेट मिलेगा। अब यदि हम इसे इरेडिएट कर दें
इसको इरेडिएट करने पर ये आइसोलेटेड हो गया, ये आइसोलेटेड हो गया, तो ये सिंगलेट मिलेगा, ये सिंगलेट मिलेगा, ये आप देख सकते हो सिंगलेट एंड सिंगलेट। यदि आप इसे इरेडिएट करते हो तो इसकी कपलिंग यहां पर समाप्त हो गई है, तो इसकी कपलिंग सिर्फ इसी से होगी, तो ये ट्रिपलेट के तौर पर मिलेगा और ये ट्रिपलेट के तौर पर मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर कि OH प्रोटॉन के साथ में कपलिंग नहीं होती, क्योंकि OH प्रोटॉन जो होते हैं वो लेबाइल प्रोटॉन होते हैं, यानी कि एक्टिव प्रोटॉन होते हैं या चलायमान प्रोटॉन होते हैं, जो कि हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं और ऑन एंड टाइम एवरेज स्केल पर ये यहाँ पर हमेशा फिक्स्ड नहीं माने जाते हैं, तो इनके साथ में कपलिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इरेडिएशन प्रोसेस के द्वारा स्पिन डिकपलिंग को समझ सकते हैं और हम प्रोटॉन के सीक्वेंस को भी यहाँ पर क्या पता लगा सकते हैं। सो विद दिस स्लाइड, थैंक यू। हम इस टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट और स्पिन डिकपलिंग को यहाँ पर डिस्कस किया है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो NMR से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ पर एंड स्क्रीन पर जो लिंक शेयर किया हुआ है वहां जाकर के उसे देख सकते हो। थैंक यू।